पड़ेगा। उसके लिए क्या, जो भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है या क्वालिटी मैनेजर है या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या फिर इंचार्ज है, वो क्या करेगा, वो सभी स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देगा कि भाई एक्चुअली जब भी आप हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो आपको WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना है, जो कि आपकी 5 मूवमेंट वाली होती है और आपकी जो 11 मूवमेंट वाली होती है। ये दोनों आपको फॉलो करनी है। यदि ये फॉलो की जाती है तो इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास में नहीं जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक पॉलिसी की अब बात करते हैं। ये सब चीज़ें इन्फेक्शन से रिलेटेड और क्योंकि आपको पता है आपके हॉस्पिटल में कल्चर जाते हैं। अब कल्चर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी कल्चर पॉजिटिव आता है, सपोज करो आपको स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इकोलाई हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनके लिए एंटीबायोटिक चलेगी। तो एंटीबायोटिक की जो पॉलिसी भी है वो इस कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। इस कमेटी का मेन पर्पज है हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना, ठीक है। थर्ड आता है आपका मेडिकल ऑडिट कमेटी। अब इस कमेटी के अंदर क्या होता है, ये इसका मेन काम होता है कि भाई ये इंश्योर करती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कि भाई यदि कोई पेशेंट आपका आईपीडी पेशेंट है और वो आपके किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिट हो रखा था तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे नर्सिंग के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू या स्टाफ के थ्रू हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपका एमआरडी इंचार्ज होता है या क्वालिटी मैनेजर होता है, एक एक्टिव पैसिव ऑडिट करता है। जो एक्टिव पैसिव ऑडिट होती है वो एमआरडी के थ्रू होती है। एक्टिव ऑडिट का मेन काम होता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पेशेंट एडमिट है उसकी डे बाय डे फाइल प्रॉपर कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है। जब तक आप एक्टिव ऑडिट नहीं करोगे तो आप इंश्योर नहीं कर पाओगे कि डॉक्टर और नर्सिंग प्रॉपर केयर पेशेंट को दे रहे हैं। वो सब पता चलता है जब भी आप ऑडिट कंडक्ट करते हो, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंस इन पेशेंट रिकॉर्ड। दूसरा, जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड है वो आपको कॉन्फिडेंटली रखना है, ठीक है। आप दूसरा, उसके लिए कुछ प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट होती है। आप उस पेशेंट से रिलेटेड डिजीज के बारे में भी किसी को नहीं बताता। तो मेडिकल ऑडिट का मेन काम है जो भी आपकी आईपीडी फाइल आती है उस फाइल को कंप्लीट दिखाना, यानी जो भी उसमें इश्यूज हैं, यानी फॉर्म फॉर्मेट आपके पास कम है या प्रॉपर कंप्लीट होके नहीं आ रहा डॉक्टर के थ्रू या फिर नर्सिंग के थ्रू, तो उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई जो भी फाइल आपकी आएगी वो प्रॉपर कंप्लीट होके आनी चाहिए, जो भी क्लिनिकल एरियाज में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 आपका फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जिसे हम पीटीसी बोलते हैं। आपने सुना होगा पीटीसी कमेटी के बारे में। पीटीसी का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या होता है, हॉस्पिटल, देखो आपके पास दो तरह की फार्मेसी होती है, ओपीडी फार्मेसी होती है, आईपीडी फार्मेसी होती है। दोनों जगह आपके पास मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। अब दूसरे दोनों जगह वहाँ पे जो मेडिसिन होती हैं वहाँ पे डिस्पैच करने का प्रोटोकॉल क्या है, आपका फॉर्मली कंट्रोल क्या है, उसके बाद आपका जो लासा मेडिसिन को कंट्रोल करने का, सेग्रीगेट करने का, डिस्पैच करने का प्रोटोकॉल क्या है, आपके पास फॉर्म फॉर्मेट क्या अवेलेबल है, आपके पास में फार्मेसी का मैनुअल है या नहीं है, आप मेडिकेशंस कैसे कर रहे हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, जो प्रॉपर आईपीसी गाइडलाइन है प्रॉपर आपके हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट हो रही नहीं हो रही, ये सब चीज़ों के ऊपर जो वर्क करता है पीटीसी कमेटी करता है कि भाई अगर वो चाहता है कि हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर पेशेंट को मेडिकेशंस हो, उसे कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो, टाइम से उसे मेडिसिन पहुंचे, कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो, फॉर्मूले उनके पास में अवेलेबल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो करे, ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है पीटीसी कमेटी। ओके, नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया था आपको, जो आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है इसमें मैंने आपको जो आपके HAI यानी हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम केयर बंडल भी यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब आ गया हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी के अंदर क्या, इसका मेन फोकस होता है भाई आपको पता स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, डिसइंफेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया WHO की गाइडलाइन के बारे में, आउटब्रेक कंट्रोलिंग, यदि आपके यहाँ पे कोई इन्फेक्शन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने, और है हाइजीन ऑडिट क्या क्या होती है। मेनली क्या होता है, ये दोनों जो कमिटीज होती हैं ये इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। जो भी इनके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होते हैं या जो भी आपका एजेंडा होते हैं, दोनों एक ही उसके अंदर कंबाइन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटीज होती है, ओके, उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया जाता है, सॉरी। अब नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 6 पेशेंट सेफ्टी कमेटी।
अब पेशेंट सेफ्टी कमेटी में क्या होता है, देखो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट है, उस हमारा मेन पर्पस क्या है, उस पेशेंट की सेफ्टी को रखना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं नियर मिस, ठीक है। यदि नियर मिस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल। उसके बाद सेंटिनल इवेंट कौन कौन से होते हैं, एडवर्स इवेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोमोट सेफ्टी कल्चर, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं पेशेंट की। यदि किसी से भी रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको हॉस्पिटल के अंदर मिल रहा है, तो आपको इसे अपनी पेशेंट सेफ्टी कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक जो टीम होती है, वो टीम ही डिसीजन मेकिंग होती है कि एक्चुअली जो नेक्स्ट टाइम जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आती है कोड ब्लू कमेटी। कोड ब्लू कमेटी में क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी आपके कार्डिक पेशेंट आते हैं, या जो भी कोड ब्लू केसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी आपका रिसक्सिएशन प्रोटोकॉल्स है, वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। जो आपकी पेशेंट जो मॉक ड्रिल्स होते हैं, जिसे हम कोड ब्लू मॉक ड्रिल्स बोलते हैं, वो मॉक ड्रिल्स आपकी प्रॉपर हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हो रही है, ना हो रही है या नहीं हो रही है, आपका जो स्टाफ उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। क्योंकि जब भी अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसकी जो टीम होती है उसको पता होता है कि उसका जॉब रोल क्या है उस टाइम पे। तो जैसे ही कोड अनाउंस होता है, तो टीम क्या होती है, उस लोकेशन पे पहुंचती है और अपना CPR प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर देती है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो AHA की गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में ACLS क्या होता है, BLS क्या होता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसकी प्रॉपर आपको स्टाफ को ट्रेनिंग भी दिलवानी होती है। आप आउटसोर्स एजेंसी को हायर कर सकते हैं, या फिर आप इनसोर्स में भी आपके पास यदि कोई मेंबर्स अवेलेबल है, जैसे आपका क्रिटिकल केयर हेड हो गया, इमरजेंसी हेड हो गया, तो आप इनके थ्रू भी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, वो भी BLS की। ACLS के लिए आपको जो थर्ड पार्टी होती है, उसको बुला सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, वो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के थ्रू सेग्रीगेट हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रॉपर जो अभी आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, वो सेफ हैंडलिंग प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं है, सेग्रीगेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो मिक्स हो जाता है, या फिर आपने प्रॉपर ऊपर सेग्रीगेट किया, लेकिन जब कोई भी हाउस कीपिंग स्टाफ उसे बायोमेडिकल वेस्ट एरिया में लेके जाता है, तो वहाँ पे भी वो क्या करता है, उसको मिक्स कर देता है। तो आपको इंश्योर करना होता है कि भाई जो सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, वो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी। तो इस कमेटी का मेन रोल है कि आप जब भी कोई आपका स्टाफ आपके हॉस्पिटल में ज्वाइन होता है, तो उसे प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई उसे हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, डिस्पोजल कैसे होता है, आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल कौन कौन से फॉलो करने हैं, जो हजार्ड सिंबल होते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, वो सब आपको बताना होता है, ठीक है। अब नंबर होगा 9 आता है ग्रीवेंसेस रेडनेस कमिटीज। इसमें क्या होता है, देखो आपका कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर आपका कोई आपका स्टाफ है, या कोई फैमिली मेम्बर्स है, उसे कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन है, तो आपको इंश्योर करना होता है कि वो जो उसे कंप्लेन है, वो दोबारा से ना हो। दूसरा, इसका टोटल अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम एक पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, और दूसरा एक होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो। पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो ये होता है कि हॉस्पिटल का जो भी पेशेंट आ रहा है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही। कभी कभी आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स के साथ में लड़ाई करने लग जाते हैं, और नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के साथ में बहसबाजी करने लग जाती है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, यदि वो कंप्लेन कर सकता है ना, जो आपका पेशेंट है, कि भाई यहाँ पे तो मेरे साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया गया, नर्सिंग स्टाफ भी आर्ग्यूमेंट करती है, डॉक्टर भी आर्ग्यूमेंट करता है। तो इस तरह की यदि कोई कंप्लेंट मिलती है, इस कमेटी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है क्रेडेंशियल एंड प्रिविलेजिंग की कमिटीज। इसका जो मेन काम होता है, यहाँ पे दो चीजें होता है, उस डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ है, दूसरा आपका HR डिपार्टमेंट। ये जो होता है, ये वेरीफाई होता है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज करो कि मैंने BSc MLT किया है, या मैंने BSc नर्सिंग किया है, मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरा वेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है, वो एक्यूरेट
रियल है या नहीं, ऐसा तो ना उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के और जॉब ले लियो। तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है इसको वेरीफाई करता है। उसके बाद क्लिनिकल प्रिविलेजिंग कंसल्टेंट। अब दूसरा जो आपके प्रिविलेजिंग होती है आपकी कंसल्टेंट की होती है, डॉक्टर्स की होती है, नर्स की होती है, पैरामेडिकल की होती है। भाई आप जब वो उस डिपार्टमेंट में आएगा, जो प्रिविलेजिंग किस पे होगी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस की बिहाफ पे। एक्सपीरियंस उसका बताएगा भी इसको कौन कौन सा काम आता है, वही सब चीज़ें आपको प्रिविलेजिंग फॉर्म में मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं आपकी क्रेडेंशियल एंड प्रिविलेजिंग कमेटी के अंदर। ठीक है, उसका मेन फंक्शन है कि भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एथिक कमेटी या क्लिनिकल। अब ये सपोज करो कहीं पे कोई रिसर्च होता है, आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसर्च होता है, वहाँ पे ये फॉलो होती है एथिक कमेटी। नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में पहले तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। क्योंकि यहाँ पे देखो टीम होती है काम करने के लिए, वो टीम करती है। अब दूसरा आपके हॉस्पिटल में किस तरह के डिजास्टर हो रहे हैं, भाई इंटरनल डिजास्टर हो रहा है या फिर एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है, आपने प्रॉपर मॉडल करा रहे हैं नहीं कराए, आपने डिजास्टर का प्लान अपडेट किया नहीं किया एनुअली बेसिस पे। आपने जो मेडिकेशन, यदि कोई भी मेडिकेशन इमरजेंसी आपके हॉस्पिटल के अंदर आती है तो आपने प्रिपरेशन की या नहीं की, उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल से बोलते हैं। उसे आप कोड अनाउंस करोगे तो टीम वहाँ पे प्रॉपर आप पे पहुंचेगी। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका कोड येलो जो अब हम यूज़ करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और कोड रेड करते हैं फायर के लिए। यदि कोई फायर सिचुएशन हुए उसमें क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर जो टीम होती है उस लोकेशन पे पहुंचती है और उस इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या होता है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ आपका अवेलेबल है वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो आपका क्लिनिकल स्टाफ हो चाहे नॉन क्लिनिकल। इसके लिए आपको डेली बेसिस का एक शेड्यूल बनाना होता है ट्रेनिंग का, जिसमें आपको CME, BLS, ACLS, फायर ड्रिल एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं। फिर उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, उसके बाद आपका इमरजेंसी कोड हो गए, उसके बाद में हमने आपको इमरजेंसी कोड के मॉडल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। ये सब चीज़ें आपकी कवर होती है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कमेटी। इसके अंदर वही मेंबर्स अवेलेबल होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, दूसरा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप सभी कमिटीज़ के बारे में बताऊंगा तो मैं उसमें आपको टीम बनाने के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली इस कमेटी के अंदर टीम मेंबर कौन कौन से होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है जो क्वालिटी मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, कि टीम मेंबर हम कैसे डिसाइड करें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली कि भाई टीम मेंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 14 मेडिकल रिकॉर्ड कमेटी। अब दूसरा मैंने इसको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई देखो मेडिकल रिकॉर्ड कमेटी क्या होता है कि MRD डिपार्टमेंट होता है। MRD डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपके आ रहे हैं किसी भी वार्ड से, आपके जनरल वार्ड से आए, आपके ICU से आए, आपके इमरजेंसी से आए, तो वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट हो रहे हैं, क्योंकि MRD के पास फाइल कब जाती है, जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला जाता है तभी जाते हैं। तो फिर वो उसको वेरीफाई करता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट उसके पास में आ रहे हैं प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं है, दूसरा वो एलिजिबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी फॉर्म आपके नोट्स लिखे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये टाइमली एंटर्स होती हैं। उसके बाद में अगर सपोज करो आपके MLC केस आ गया, डेथ केस आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है आपके उनकी भी आप ऑडिट करते हो, आप एक्टिव पैसे ऑडिट करते हो, आप जो आपके सर्जिकल पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो उनको जो डिस्चार्ज हो गया उनकी ऑडिट करते हो। वो सब चीज़ें भी क्या करते हो आप अपनी कमेटी में डिसाइड करते हो भाई ये चीज़ें होनी। कि उस कमेटी का तो मेन रोल यही है ना कि भाई जो भी पर्टिकुलर काम है उस डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से हो, चाहे उसके लिए उसे गाइडलाइन फॉलो करानी हो, चाहे फॉर्म फॉर्मेट देने हो, चाहे चेकलिस्ट देनी हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी हो। ये सब चीज़ें जो मेन काम होता है वो कमेटी का होता है कि उसे एक्चुअली उस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आएगा सेफ्टी मैनेजमेंट कमेटीज। सेफ्टी मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, कवर फिजिकल सेफ्टी। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बिल्डिंग होती है, आपके पास में लिफ्ट होती है, आपके पास में स्टेयर होती है। ठीक है, यदि आपके हॉस्पिटल में कोई भी
इंसिडेंट होता है, सपोज कोई फायर इश्यूज हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई बिल्डिंग टूट कर गिर गई, कोई केमिकल गिर गया, तो या कोई भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर गया, तो उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी साइनेज डिस्प्ले करनी है। आपने देखा ना, जैसे फायर एग्जिट वाले हम साइनेज डिस्प्ले करते हैं, फायर प्लान डिस्प्ले करते हैं, फ्लोर प्लान डिस्प्ले करते हैं, वो सब इसके अंदर ही आता है, जिससे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो हो सके हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जब भी हम कमेटी कंडक्ट कराते हैं, है नहीं? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप कमेटी कंडक्ट कराओगे तो आपको ये पैरामीटर याद होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना कमेटी फॉर्मेशन ऑर्डर्स। कमेटी फॉर्मेशन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई हम एक अपना शेड्यूल बनाएंगे कि भाई हमें एक्चुअली कोई भी ऑडिट कब करानी है। देखो, यदि आपके पास में शेड्यूल नहीं है तो आप ऑडिट कंडक्ट नहीं करा पाओगे, क्योंकि मोस्टली आपको पता है अब एज पर एनएबीएच गाइडलाइन आपको मंथली बेसिस पे कमेटी कंडक्ट करानी होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्मेट होना है। आपने देखा, आप सर्कुलर निकालते हो तो सर्कुलर का जो प्रॉपर फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसके मेंबर्स प्रॉपर आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद में उसका जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपको प्रॉपर आपको मेंशन करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है टूर। टूर के बारे में लोगों को नहीं पता होता। टूर की जो फुल फॉर्म होती है टर्म ऑफ रेफरेंस, डिफाइन द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ड्यूटी, स्ट्रक्चर ऑफ द कमिटीज। इसमें होता क्या है, सपोज करो कि किसी टीम के अंदर 10 मेंबर है, लेकिन उसमें कोई नया एक मेंबर हमें और ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वो मेंबर्स उस कमेटी के अंदर आएगा तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपका यहाँ पे काम क्या क्या है, हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, हमारा जो टास्क क्या है और आपका जॉब रोल क्या रहेगा, वो सब चीज़ें उसको बतानी होती है। फिर उसके सिग्नेचर होते हैं सबके, और फिर उसे हम मेंबर्स इंट्रोड्यूस करके अपनी जो भी हमारी अटेंडेंस सीट होती है उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब कमेटी चैप्टर। अब आपको यदि लगता है कि मुझे किसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मुझे अपनी कमेटी कंडक्ट करानी है, तो आप उसकी भी समरी को डिटेल में ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको कोई लीगल कंप्लाइंस के ऊपर करनी, भाई मेरे क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट का जो लाइसेंस है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके बारे में। फिर आता है मीटिंग एजेंडा। अब ये मेन होता है, क्यों भाई, सपोज करो आपने कोई कमेटी तो कंडक्ट करा दी कमेटी में, लेकिन आप बात किस चीज़ पे करोगे, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन कौन से पॉइंट मेरे होंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आप ऑपरेशन राउंड लेते हैं, आप क्वालिटी राउंड लेते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन राउंड लेते हैं, या फिर ऑडिट करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ गैप मिलते हैं। जो गैप आपको उस टाइम पे मिले, उन गैप को आप आइडेंटिफाई करके एक पेपर पे लिख के आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने एजेंडा के लिए। उसके बाद आपको एमओएम बनाना, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, फिर आपको एक्शन टेकन लेना जो भी आपके एजेंडा थे उसके ऊपर, फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेना, फिर प्रिवेंटिव एक्शन, उसके बाद में आपको रिपोर्ट बना देनी है। तो ये सब चीजें थी आपकी हॉस्पिटल कमेटी के अंदर। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे हम आपको एमओएम के बारे में। थैंक नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हॉस्पिटल कमेटी के बारे में। यदि आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हो, आप एडमिन डिपार्टमेंट में हो, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप डॉक्टर हो, आपको कमेटी की नॉलेज होनी चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी कमेटी होती है, उन कमेटी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, कमेटी के अंदर टीम कौन सी होती है, एजेंडा क्या होता है, अटेंडेंस सीट क्या होती है, कापा क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। आज इन्हीं टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो हम बात यहाँ पे जो हम टोटल जो आपकी कमिटीज हैं वो 15 कमेटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी कमेटी होती है जिसे बोलते हैं हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट या पेशेंट सेफ्टी कमेटी, इसे हम कोर क्वालिटी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी का मेन पर्पस क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्वालिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। आपको पता है जैसे इमरजेंसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, ओटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, रेडियोलॉजी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, पैथोलॉजी होता है, ब्लड बैंक होता है। तो ये जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, ये इम्प्लीमेंट करना, इनका आउटपुट करना, ये सब चीज़ें पॉइंट्स कहाँ पे डिस्कस होती हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी कमेटी के अंदर। उसके बाद में जो भी हमने क्लिनिकल ऑडिट किए हो वो सब, उसका पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, मॉनिटरिंग जो हमारे क्वालिटी इंडिकेटर हो गए, ऑडिट हो गई जो हमारी नॉन क्लिनिकल होगी, पेशेंट सेफ्टी गोल हो गए जो हमारा क्लिनिकल आउटकम होता है, तथा एक्रेडिटेशन रेडीनेस, ये सब चीज़ें, ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं
जो हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेफ्टी कमेटी के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो आपकी एक कमिटीज़ होती है, वो किन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करती है। अब आपको मैंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी के बारे में बताया, आपको सीधा पता लग गया कि जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं, क्लिनिकल ऑडिट होती है, पेशेंट से सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारा क्वालिटी इंडिकेटर डेटा बनता है, उसे मॉनिटर किया जाता है। जो भी हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, पेशेंट सेफ्टी के लिए हम कौन-कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं, हमारे पास में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आ रहा है, उसका क्लिनिकल आउटकम क्या है, उसके ऊपर जो डिस्कशन होता है, वो आपका क्वालिटी कोर कमेटी के अंदर होता है। ठीक है? सेकंड आता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी। भाई आप सीधा समझ गए होंगे कि भाई आईपीसी है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम करते होंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना है, मोनली सबसे पहले पता होना चाहिए आपको HAI यानी हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस। आपको पता है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल पेशेंट आते हैं, उनको इन्फेक्शन भी होता है, जैसे आपका क्लेप्सी हो गया, कोटी हो गया, वेप हो गया, SSI हो गया, या आपका ये सब जो आपके हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस होते हैं, इसकी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। और दूसरा, इस कमेटी का मेन फंक्शंस ये है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्टाफ से रिलेटेड हो। दूसरा, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, वो पॉलिसीज़ को भी इंट्रोड्यूस करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है इस कमेटी का। ठीक है? उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, निडिलिस्टिक इंजरी हो गया, उसके बाद ऑडिट होती है। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी डिस्कशन कहाँ होती है, वो होती है आपकी कमेटी के अंदर। बाय चांस हमने देखा कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल बहुत कम हो रहा है, यानी फॉलो हो रहा है। यदि आपके यहाँ पे हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन आपके एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो आपको मेन काम क्या है, सबसे पहले जब भी अगर हमको इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले जो भी आपका स्टाफ हो, उसे हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, जो भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, या क्वालिटी मैनेजर है, या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, या फिर इंचार्ज है, वो क्या करेगा, वो सभी स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देगा कि भाई एक्चुअली जब भी आप हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तो आपको WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना है, जो कि आपकी 5 मूवमेंट वाली होती है, और आपकी जो 11 मूवमेंट वाली होती है। ये दोनों आपको फॉलो करनी है। यदि ये फॉलो की जाती है, तो इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास में नहीं जाना है। ठीक है? अब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक पॉलिसी की बात करते हैं। ये सब चीज़ें इन्फेक्शन से रिलेटेड और क्योंकि आपको पता है आपके हॉस्पिटल में कल्चर जाते हैं। अब कल्चर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी कल्चर पॉजिटिव आता है, सपोज करो आपको स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इकोलाई हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इनके लिए एंटीबायोटिक चलेगी। तो एंटीबायोटिक की जो पॉलिसी भी है, वो इस कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। इस कमेटी का मेन पर्पज है हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना। ठीक है? थर्ड आता है आपका मेडिकल ऑडिट कमेटी। अब इस कमेटी के अंदर क्या होता है, ये इसका मेन काम होता है कि भाई ये इंश्योर करती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, कि भाई यदि कोई पेशेंट आपका IPD पेशेंट है और वो आपके किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिट हो रखा था, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे नर्सिंग के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू या स्टाफ के थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपका MRD इंचार्ज होता है या क्वालिटी मैनेजर होता है, एक एक्टिव पैसिव ऑडिट करता है। जो एक्टिव पैसिव ऑडिट होती है, वो MRD के थ्रू होती है। एक्टिव ऑडिट का मेन काम होता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पेशेंट एडमिट है, उसकी डे बाय डे फाइल प्रॉपर कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है। जब तक आप एक्टिव ऑडिट नहीं करोगे, तो आप इंश्योर नहीं कर पाओगे कि डॉक्टर और नर्सिंग प्रॉपर केयर पेशेंट को दे रहे हैं। वो सब पता चलता है जब भी आप ऑडिट कंडक्ट करते हो। ठीक है? मेंटेन कॉन्फिडेंस इन पेशेंट रिकॉर्ड। दूसरा, जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड है, वो आपको कॉन्फिडेंटली रखना है। ठीक है? आप दूसरा, उसके लिए कुछ प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट होती है। आप उस पेशेंट से रिलेटेड डिजीज के बारे में भी किसी को नहीं बताता। तो मेडिकल ऑडिट का मेन काम है, जो भी आपकी IPD फाइल आती है, उस फाइल को कंप्लीट दिखाना, यानी जो भी उसमें इश्यूज हैं, यानी फॉर्म फॉर्मेट आपके पास कम है या प्रॉपर कंप्लीट होके नहीं आ रहा डॉक्टर के थ्रू या फिर नर्सिंग के थ्रू, तो उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई जो भी फाइल आपकी आएगी वो प्रॉपर कंप्लीट होके आनी चाहिए, जो भी क्लिनिकल एरियाज में है। ठीक है? नेक्स्ट आता है नंबर 4 आपका फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जिसे हम PTC बोलते हैं। आपने सुना होगा PTC कमेटी के बारे में। PTC का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी।
इस कमेटी का मेन काम क्या होता है, हॉस्पिटल देखो आपके पास दो तरह की फार्मेसी होती है, ओपीडी फार्मेसी होती है, आईपीडी फार्मेसी होती है। दोनों जगह आपके पास मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। अब दूसरे दोनों जगह वहाँ पे जो मेडिसिन होती हैं वहाँ पे डिस्पैच करने का प्रोटोकॉल क्या है, आपका फॉर्मली कंट्रोल क्या है, उसके बाद आपका जो लासा मेडिसिन को कंट्रोल करने का, सेग्रीगेट करने का, डिस्पैच करने का प्रोटोकॉल क्या है, आपके पास फॉर्म फॉर्मेट क्या अवेलेबल है, आपके पास में फार्मेसी का मैनुअल है या नहीं है, आप मेडिकेशंस कैसे कर रहे हो, एडवर्ड रिएक्शंस रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, जो प्रॉपर आईपीसी गाइडलाइन है प्रॉपर आपके हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हो रही नहीं हो रही, ये सब चीज़ों के ऊपर जो वर्क करता है पीटीसी कमेटी करता है कि भाई अगर वो चाहता है कि हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर पेशेंट को मेडिकेशंस हो, उसे कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो, टाइम से उसे मेडिसिन पहुंचे, कोई एडवर्ड रिएक्शन ना हो, फॉर्मूले उनके पास में अवेलेबल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो करे, ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है पीटीसी कमेटी। ओके, नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया था आपको, जो आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है, इसमें मैंने आपको जो आपके HAI यानी हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम केयर बंडल भी यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब आ गया हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी के अंदर क्या, इसका मेन फोकस होता है भाई आपको पता स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, डिसइंफेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया WHO की गाइडलाइन के बारे में, आउटब्रेक कंट्रोलिंग, यदि आपके यहाँ पे कोई इन्फेक्शन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने, और है हाइजीन ऑडिट क्या क्या होती है। मेनली क्या होता है, ये दोनों जो कमिटीज होती हैं ये इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। जो भी इनके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होते हैं या जो भी आपका एजेंडा होते हैं, दोनों एक ही उसके अंदर कंबाइन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटीज होती है, ओके, उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया जाता है सॉरी। अब नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 6, पेशेंट सेफ्टी कमेटी। अब पेशेंट सेफ्टी कमेटी में क्या होता है, देखो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट है, उस हमारा मेन पर्पस क्या, उस पेशेंट की सेफ्टी को रखना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं नियर मिस, ठीक है। यदि नियर मिस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल। उसके बाद सेंटिनल इवेंट कौन कौन से होते हैं, एडवर्स इवेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोमोट सेफ्टी कल्चर, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं पेशेंट की। यदि किसी से भी रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको हॉस्पिटल के अंदर मिल रहा है तो आपको इसे अपनी पेशेंट सेफ्टी कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक जो टीम होती है वो टीम ही डिसीजन मेकिंग होती है कि एक्चुअली जो नेक्स्ट टाइम जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आती कोड ब्लू कमेटी। कोड ब्लू कमेटी में क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी आपके कार्डिक पेशेंट आते हैं या जो भी कोड ब्लू केसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी आपका रिसक्सेशन प्रोटोकॉल्स है वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। जो आपकी पेशेंट जो मॉक ड्रिल्स होते हैं जिसे हम कोड ब्लू मॉक ड्रिल्स बोलते हैं, वो मॉक ड्रिल्स आपकी प्रॉपर हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका जो स्टाफ हो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। क्योंकि जब भी अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसकी जो टीम होती है उसको पता होता है कि उसका जॉब रोल क्या है उस टाइम पे। तो जैसे ही कोड अनाउंस होता है तो टीम क्या होती है, उस लोकेशन पे पहुंचती है और अपना CPR प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर देती है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो AHA की गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में ACLS क्या होता है, PLS क्या होता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसकी प्रॉपर आपको स्टाफ को ट्रेनिंग भी दिलवानी होती है। आप आउटसोर्स एजेंसी को हायर कर सकते हैं या फिर आप इनसोर्स